सी मिस स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं? इसको यार देखो डेली बेसिस पे रिवाइज करो यार, डेली बुनियादों पे, रोज की बुनियादों पे इसको रिवाइज करो। हाँ जी, हम कौन सी मिस स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं? हम तमाम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, हम परवेसिव मिस स्टेटमेंट्स, हम इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स जिसमें हमें जो क्लियरली ट्रिवियल ना हो। एक चीज होती है क्लियरली ट्रिवियल, इतनी छोटी मिस स्टेटमेंट के ऐसी हजारों भी निकल आई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, आपको शेयर होल्डर को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नंबर 2, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है लेकिन आपको लग रहा है कि भाई अगर ये और ऐसी निकली तो मटेरियल बन सकती है, तो आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है लेकिन शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट नहीं करना। सर मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने मैनेजमेंट को भी बताना है, शेयर होल्डर्स को भी बताना है। परवेसिव मिस स्टेटमेंट आपने मैनेजमेंट को भी बताना है और शेयर होल्डर्स को भी बताना है। याद आ रहा है ना भाई? चीजें याद नहीं कर रहे हो घर जाके क्या? जल्दी से बताओ मेरे भाई, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या थी ऑडिट की? तुम्हें आती है ना, तुमसे तो नहीं पूछना जी। इनहेरेंट लिमिटेशंस जी, वो सारी चीजें हैं यार लेकिन चीजें याद क्यों नहीं है यार? हैं? किसका? नहीं सही चल रहा है, वो कह रहा है एसी चला दे बस। वो तो मैंने बंद कर दिया। नहीं वो वाला ये नहीं, वो वाला। हाँ जी बताओ मुझे, ऑडिटर कितने टाइप की एश्योरेंस दे सकता है? कौन सी? नहीं रीजनेबल एश्योरेंस, बस लिमिटेड एश्योरेंस नहीं दे सकता। लिमिटेड एश्योरेंस भी दे सकता है सर, रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट नहीं दे सकता ऐसा? अच्छा जी। सर मैं क्लाइंट पे गया, ये जो पट्टे वाली शर्ट पहन के बैठा हुआ, मैं क्लाइंट पे गया, वहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही नहीं था। एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पहले उसी को जी ठीक है, मैनेजमेंट कहती है हाँ मैं सही कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर लो ऑडिट। मैनेजमेंट कह रही है नहीं मैं सही नहीं कर रहा, फिर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए पक्का? प्रेमाइस ऑफ ऑडिट किसको कहते हैं? मैंने आपको कहा हर ऑडिट केस को शुरू करने के लिए ऑडिटर को 2 चीजें देखनी पड़ती है। एक तो मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी माने कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, और दूसरा सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तुम लोग सिर्फ क्लासेस ले रहे हो, ठीक है जी, और चीजें याद नहीं कर रहे हो घर जाके। ठीक है जी, इसीलिए मैं बार बार लोगों को पुश करता हूँ कि यार जो मैं यहाँ बोर्ड पे करवा रहा हूँ लिखो। ठीक है जी, लिखते नहीं हो तुम लोग। वेरी गुड भाई मीर दीवान, वेरी गुड बेटा। और पूछूं सवाल जी? यार एक बात बताओ, अदर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देना मेरी जिम्मेदारी में आता है? अदर इन्फॉर्मेशन होती क्या ये बताओ भाई? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ। ठीक है, वो बाकी चीजों जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा वो क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन। क्या अदर इन्फॉर्मेशन पे हम ओपिनियन देते हैं? नहीं सर। जल्दी से बताओ बेटा, हमारे पास एक ऑडिट रिपोर्ट है जो लॉ ने हमें प्रिस्क्राइब की हुई है। वो ऑडिट रिपोर्ट इस सिचुएशन की है कि जब रिपोर्ट क्वालिफाई होगी तब हमने वो देना। लॉ ने जो रिपोर्ट डिफाइन की है वो किस सिचुएशन के लिए की है? तुम लोग सर क्लीन ओपिनियन देने के लिए, और सर जब हमारा ओपिनियन क्लीन नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। भाई यार इस तरीके से तो यार आप लोगों को बंदा कुछ भी पढ़ा दे, फिर आप लोग एंड में आके कहोगे जी फलां चीज नहीं हुई है। यार घर जाके पढ़ो तो सही यार चीजों को। अब मैंने आपको उस दिन हर बार चीज एक्सप्लेन की, आपने भी सुन ली। अब एग्जाम में इसी तरह का सवाल आएगा, अब बताओ यार चीजें याद रखनी है नहीं रखनी है, या ऑडिट सिर्फ समझ के काम करना है? तो कद्दू करके आओगे तुम लोग, फिर ये समझा हुआ है तुमने? हाँ जी सर, ये जो बच्चा भी हमारा है मौलाना, शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? क्या रिलेशनशिप है? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे मौलाना, तुमसे मेरी जान, तुम हाँ
डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर इन मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? स्टीवर्डशिप क्या होती है? स्टीवर्डशिप मैनेजेस द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ऐसा मैनेजेस द एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी नहीं, हम अपनी परफॉर्मेंस के लिए शेयर होल्डर को जवाब दें और हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बताएंगे शेयर होल्डर को कि हमने क्या परफॉर्म किया, ऐसा। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसा। अच्छा जी, शेयर होल्डर्स और जो ऑडिटर है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? हाँ हाँ, शेयर होल्डर और ऑडिटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इंडिपेंडेंट। रीजन? देखो, दो ही चीजें थी इसमें, छोटे शेयर होल्डर्स के राइट वायलेट होंगे अगर ये दोनों मिले हुए, और दूसरा इंटेग्रिटी नहीं। सर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को गलत रिपोर्टिंग हो सकती है, याद आ रहा है भाई? यहां तक चीजें कवर करने के बाद ना मुझे बाखुदा बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप लोग चीजों, आप लोग की मिसाल उस बाल्टी के जिसमें ऊपर से चीजें डाले जा रहे हैं, और बाल्टी के ऊपर जितना ऐसा है ना जिसपे चीजें डल रही हैं उससे बड़ा नीचे सुराख है, तो जो डल रहा है ना वो उससे पहले निकल रहा है। रुकने वाला तो कोई सीन ही नहीं है। रोज अब क्लास से पहले मैं चीजें पूछूंगा, जलील करूंगा, ठीक है? अल्लाह के वास्ते यार, अगर आप कोई, अच्छा एक काम मैं और शुरू कर देता हूँ आज से, मैं छोटे छोटे वॉइस नोट्स डाल दिया करूंगा ताकि आप आसपास कहीं बैठे हो तो मोबाइल से वो वॉइस नोट ही सुन लिया करो। ये मना किया, वो खोलने को बोला, उसको बंद कर दे भाई। ये वाला रिमोट यहीं रख दो ना, ये मेरे कमरे से तो नहीं लाया बस सही। अच्छा जी प्यारे भाई, अब हम बात करेंगे, नहीं प्रॉपर सेंटेंसेस फ्रेजेस में अभी मोटे मोटे जो अल्फाज है ना, जैसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट का वर्ड तुम्हें बताओ। स्मॉल शेयर होल्डर्स के राइट्स वायलेट हो सकते हैं, ये आपको बताओ। रेगुलेटर को जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन जा सकती है टैक्स एवेड करने के लिए, ये बताओ। अल्फाज उसके आगे पीछे कोई भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है जी? क्योंकि देखो जो सवाल आएगा ना उस सवाल में सिनेरियो होगा, वो आपसे कहेगा जी एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है जी, उसके मेजर शेयर होल्डर के बेटा जो है वो एक ऑडिट फर्म चला रहा है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों, ये इसका ऑडिटर हो सकता है? और नहीं हो सकता तो उसके रीजंस क्या है, तब आपने बता देना, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, रोज रिवाइज करेंगे ये अप्रोच सही है, लेकिन आप लोग अपने तौर पे भी चीजें देख के आओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक एक बंदा है जिससे आपने जाके, अभी रोजे आ रहे हैं, रोजों के मसाइल पूछते, ठीक है जी, कि जी रोजा जो है वो अजान में पानी पी सकते हैं नहीं? ऐसा होता है ना, अजान हो रही थी हम पानी पी रहे, हम कहते हैं अजान के खत्म होने से रोजा शुरू होगा, ऐसा होता है ना? तो एक दफा अजान खत्म हो गई, हम भाग भाग के चले गए आगे, वहां अजान हो रही थी, वहां पानी पी लिया जाके, हैं? तो ऐसा होता था, तो तुम लोग माशाल्लाह बड़े हो गए। नहीं ऐसा वैसा हुआ, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। चलो खैर, मुझे एक बात बताएं सर, एक कुरान है एक हदीस है, ठीक है जी। एक मुसलमान को, एक आलिम को जो आपको फतवा दे रहा था, मौलवी को, जिसको हम मुफ्ती कहते हैं, मौलवी कहते हैं, उन इन दो चीजों पे बड़ा कमांड होता है, कुरान पे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे, ठीक है जी। वो इन दो चीजों का एक्सपर्ट होता है। क्या हर एक चीज कुरान पाक के अंदर लिखी हुई है जो आप लाइफ में आगे कन्फ्रंट करोगे? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर जो वक्त के साथ आएंगी, उसमें हमें क्या जजमेंट लेना है, क्या हिसाब किताब लेना है, हमें नहीं पता। कुरान में डायरेक्ट गाइडेंस नहीं है, हदीस से आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल जाती है, हाँ कुरान में से ज्यादा मतलब आपको गाइडेंस जो है वो हदीस से मिल जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी है और पता नहीं कितने लाख हदीसें। सर क्या इसके बावजूद इन दो चीजों में जिंदगी का हर एक मामला छुपा हुआ है? नहीं सर, इसके बावजूद ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें इन दो चीजों में डायरेक्ट गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाके का गवर्नर बनाया किसी को, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जब तुम्हें कोई परेशानी होगी, डिसीजन लेना होगा, तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं कुरान देखूंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा, व्हाट इफ तुम्हें कुछ चीज कुरान में ना मिले? तो उन्होंने कहा मैं आपके असवा देखूंगा, यानी आपने जो जिंदगी में काम किया मैं उसको देखूंगा। उससे कहा अगर उसमें से भी गाइडेंस ना मिले तो
उन्होंने कहा फिर मैं इज्तिहाद करूंगा। इज्तिहाद का मतलब मैं सोचूंगा, लोगों को मिलकर जो है ना वो मशवरा करूंगा कि क्या करना चाहिए, ऐसा। तो सर याद रखिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है सर? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब ये कि एक ऑडिटर 3 चीजों के अंदर एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है। कितनी चीजों के अंदर? 3 चीजों के अंदर एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है। किसमें? ऑडिट में, अकाउंटिंग में और एथिक्स के अंदर। इन 3 चीजों के अंदर ऑडिटर की जो नॉलेज होती है, जो ऑडिटर ने चीजें पढ़ी हुई हैं, जो प्रैक्टिकली अप्लाई की है, इन तीनों चीजों का वो एक्सपर्ट है। जो मसला आता है वो आइजा उठाएगा, ऑडिट के मसाइल देखेगा, ठीक है जी। वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स उठाएगा, अकाउंटिंग के मसले मसाइल देखेगा। वो एथिक्स के अगर किसी इशू में फंसेगा तो कोड ऑफ एथिक्स देखेगा, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, क्या ऑडिटर को इन तीन चीजों में अगर कोई सिचुएशन आती है ऐसी जो इन किताब में मौजूद है, वहां जजमेंट एक्सरसाइज करने की जरूरत है? नहीं, जो लिखा है वो अप्लाई करना है। जजमेंट कब एक्सरसाइज करनी है सर? जब यहाँ कोई चीज डायरेक्टली अवेलेबल ना हो, तो फिर उसको क्या करना है सर? जजमेंट करना है, इज्तिहाद करना है, ऐसा। ऑडिटर हैज टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इफ ही इनकाउंटर सिचुएशन व्हिच आर नॉट एड्रेस्ड इन दी अबव प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक है जी। अब एक चीज बताओ सर, एक चीज यहाँ क्लियरली लिखी हुई है, क्लियरली मेंशन्ड है स्टैंडर्ड्स के अंदर, क्लियरली मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट का आपने क्या करना है? कैपिटलाइज करना है सर, बोरोइंग कॉस्ट को क्राइटेरिया दिया हुआ है। और अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो इंटरेस्ट को आपने क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है। यहां हमें सोचने की जरूरत है, जजमेंट एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं। जब एक क्लियर कट रूल होगा तो हम जजमेंट एक्सरसाइज। अच्छा, जजमेंट फिर कहां एक्सरसाइज करना पड़ती है? ना मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो स्टैंडर्ड में लिखा है, अगर आप मिसाल के तौर पे वेरीफाई करने जा रहे हो किस चीज को? बैंक बैलेंस को, ठीक है जी। तो वेरीफाई करने के तरीके स्टैंडर्ड में दिए हुए आपको सर, प्रोसीजर्स आपको दिए हुए। प्रोसीजर क्या हो सकता है? आप कंफर्मेशन भेज दें। कंफर्मेशन क्या होता? आप बहैसियत ऑडिटर डायरेक्ट बैंक को लेटर लिखें, क्लाइंट को, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किए बगैर डायरेक्ट लेटर लिखें। किसको? बैंक को, कि भाई इस कंपनी के कितने पैसे आपके पास पड़े हुए, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या? कि आप मैनेजमेंट को कहो मुझे बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकलवा के दे दे, ऐसा। और क्या कर सकते हो सर बैंक बैलेंस वेरीफाई करने के लिए? और क्या कर सकते हो सर? सर आप अपने साल का ओपनिंग बैलेंस लें बैंक का, उसमें जितनी रिसीट्स आई हैं आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, जितनी पेमेंट्स आई हैं वो माइनस कर दो, आपको बैंक बैलेंस मिल जाएगा, ऐसा। और क्या कर सकते हो सर? आपने बैंक कॉल कर लिया कि जी मुझे बैंक बैलेंस बता दें कि इस वक्त कितना है, ऐसा। आपने उसका ऑनलाइन अकाउंट खोल दिया, चेक कर लिया कि भाई हालिया बैलेंस इस वक्त कितना मौजूद है। मुझे बताओ ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। कितने ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सरसाइज करने चाहिए? कितने ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू बैंक बैलेंस कंफर्म करना चाहिए? ये आपके ऊपर है। बाज औकात लोग एक ही प्रोसीजर करते हैं, कहता है यार ये इनफ है। क्यों? क्लाइंट इतना जबरदस्त है, बैंक इतना जबरदस्त है, 2 नंबरी होने के चांस बहुत कम है। मैं सिर्फ कंफर्मेशन भेज के ये चीज असेस कर लूंगा कि बैंक का बैलेंस कितना है। मैं शायद स्टेटमेंट भी ना लूं, मैं शायद उसका ऑनलाइन अकाउंट भी ना देखूं, मैं शायद ओपनिंग और क्लोजिंग की रिकंसिलेशन भी ना बनाऊं। लेकिन सर जब मैं किसी ऐसे क्लाइंट पे जाता हूं जहां थोड़े मसले मसाइल नजर आते हैं, तो मैं क्या करता हूं? 2-3 प्रोसीजर्स अप्लाई करूंगा। इसका मतलब है सर ऑडिट प्रोसीजर्स का सिलेक्शन। यहां आपको जजमेंट एक्सरसाइज करनी है। यहां आपको क्या करनी है? क्या स्टैंडर्ड ने हमें कंपेल किया कि तुमने 3 ही काम करने? नहीं, स्टैंडर्ड ने कहा ये काम है, इसमें से जो आपको अप्रोप्रिएट लगे कर लें। जहां आपका दिल भरे कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट है, वहां रुक जाओ, ठीक है जी। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना, जज करना कि सफिशिएंट है या नहीं, किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी। तो इसका मतलब है सर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ये इतना बड़ा एरिया है, किसके लिए? जजमेंट एक्सरसाइज करने के लिए। तो ऑडिटर क्या करता है? जब ऑडिट करने जाता है तो देखता है कि यार किसी एरिया को वेरीफाई करना है। उसको वेरीफाई करने के लिए 20 स्टेप्स हैं, 20 तरीके हैं। वो क्या करेगा? किसी क्लाइंट पे कोई 4 पिक कर लेगा, किसी क्लाइंट पे 5 पिक कर लेगा, किसी क्लाइंट पे 8 पिक कर लेगा। हालात देख के, सिस्टम्स देख के, मैनेजमेंट को देख के, कंट्रोल्स को देख के, इंडस्ट्री को देख के, सर ये ऑडिट प्रोसीजर्स का सिलेक्शन क्या होता है? वेरी करता है। ये बात समझ आती है? यहां ऑडिटर ने क्या करना है? अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी है। डन। फिर सारे एविडेंस से सबूत मिल चुके हैं। मेरा सवाल है, आराम आराम से चलो। मेरा सवाल ये, आप बहुत सारे एविडेंस जमा कर चुके हो, ठीक है, आपने कंक्लूड करना है। एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव होता है? परसुएसिव का मतलब ना 100% यस, ना 100% बस सही है, एक रीजनेबल इंडिकेटिव है।
तो मैं क्या करता हूँ जनाब, सारे एविडेंस अपने सामने रखता हूँ और मैंने कंक्लूड करना है कि एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है। सर ये कंक्लूड करना है कि सफिशिएंट है या नहीं, ये आपका जजमेंट है। तो दो जगह आपने जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, ऑडिट प्रोसीजर कौन सा लगाना है और कितना ऑडिट एविडेंस जमा करना है। इन दो जगहों पे आपने क्या करनी है, अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करनी है। फिर रिपीट करो, बताओ जहां क्लियर कट रूल लिखा हुआ है वहां आपको जजमेंट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और सर आपको जजमेंट एक्सरसाइज करनी कब है, जब इन तीन चीजों में कोई क्लियर कट आइडिया नहीं। अच्छा सुनो, गौर से सुनना मेरे बच्चों, चूंकि हमारा ऑडिट एविडेंस परसुएसिव है तो सर हम जनरली जो जजमेंट है एक्सरसाइज कहां करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में कि हमें कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, और दूसरा कितना ऑडिट एविडेंस जमा करना है। कितना ऑडिट एविडेंस जमा करना है सर, जितना ऑडिट एविडेंस आपने जमा करना है आप देख लें सर, उसके हिसाब से आप असेस कर लें। ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, मैं क्लाइंट पे गया, गौर से सुनना मेरे बच्चों, कश्यप समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना में जवाब दे दो ताकि हम आगे बढ़ जाए। अच्छा जी, अब सुनो एक चीज, मैं क्लाइंट पे गया और क्लाइंट को मैंने कहा जी मुझे स्टॉक गिनना है आपका। उसने कहा सर हमारा स्टॉक तो ऑयल है। तो मैंने कहा फिर मैंने तोलना है उसको। उसने कहा सर तबीयत सही है आपकी। मैंने कहा यार वो लीटर वीटर होता है ना, वो हिसाब किताब करना है। उसने कहा सर अच्छा। मैंने कहा कहाँ पड़ा है? उसने कहा सर ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, तो मैं इतना सा था प्लांट 8वें फ्लोर तक है। मैंने कहा ये प्लांट है तो इससे सामान निकलेगा कैसे? उसने कहा निकलेगा निकलेगा नहीं, इसी में जाके आपने मेजर करना है। मैंने कहा मैं अंदर घुसूं? उसने कहा सर आप देखें, आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको आइडिया नहीं, क्या आपको आता नहीं है क्या? मैंने कहा भाई मैं ऑडिट का एक्सपर्ट हूँ, मैं अकाउंटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मैं किसका एक्सपर्ट हूँ? एथिक्स का। मुझे थोड़ी पता कि यार इसकी मेजरमेंट कैसे होगी। उसने कहा चले सर हम आपको सिखाते हैं। वो ले गया मुझे प्लांट के ऊपर और उसने मुझे एक पत्थर के साथ ना रस्सी बांधी। उसने कहा इसको फेंके अंदर। फेंका अंदर, रस्सी छोड़े छोड़े छोड़े। अब एक पॉइंट पे रस्सी गया के बिल्कुल बेस से टकरा गई। टकरा गई। उसने कहा आप रस्सी ऊपर खींच लें। हमने ऊपर खींचा तो रस्सी कुछ गीली थी कुछ सूखी थी। उसने कहा ये रस्सी को नाप लें। उसने कहा सर इतना जमीन से लेके इतना गहराई में स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर उसने क्या किया कि उस प्लांट का पूरा जो है वो चौरंगी भूमि और ये नापा गया कितना है। फिर उसने कहा जनाब अब हमारा एक्सपर्ट एक इंजीनियर बैठेगा, वो आपको बताएगा कि जी इतनी गहराई में और इतनी मोटाई में तेल मौजूद है, ये कितना है। इंजीनियर ने कहा जी इतना है। हमने कहा नहीं हमारे हिसाब से ये गलत है। उसने कहा फिर आओ यहाँ बैठो करके दो। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर इन चीजों में एक्सपर्ट, इन चीजों में प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज नहीं करेगा। प्रोफेशनल जजमेंट उसको एक्सरसाइज कहाँ करना है? मसला ऑडिट का हो, ठीक है जी, तब वो एक्सरसाइज करेगा। मसला अकाउंटिंग का हो तब वो एक्सरसाइज करेगा। मसला एथिक्स का हो तब वो एक्सरसाइज करेगा। और वो सर जब मसला आएगा इन तीन चीजों का तो पहले क्या देखेगा? वो ये बुक्स देखेगा, बुक्स में नहीं है तो फिर जजमेंट करेगा। सर किसी ऐसी चीज में जहां ऑडिटर की एक्सपर्टीज नहीं है वहां वो जजमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ऐसा। अब दोबारा सुने सर, एक इंश्योरेंस कंपनी के हम ऑडिट पे गए। इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रोविजन बनाती है कि जी अगले साल इतने % लोग मर जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से वो क्या करता है? प्रोविजन बनाता है कि हमें पैसे देने। ये कौन असेस करता है कि इतने सारे लोग मर जाएंगे? ये हम बुलाते हैं एक्चुअली को। किसको? हम उसको कहते हैं जी पाकिस्तान इंडिया ये सारे आसपास के लोगों को देख के एक मोरालिटी रेट निकाल के दो। ठीक है जी। जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालता है? अंदाजे से। अब हमने देखा, हमने कहा यार नहीं मेरा जजमेंट कुछ और गया। उसने कहा अपना जजमेंट अपने पास रखें सर, आप इन तीन चीजों के चीजों में आपकी जजमेंट है, बाकी किसी चीज में आपकी जजमेंट। अब बताओ सर, ऑडिटर के पास कोई भी मसला आएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट अकाउंटिंग एंड एथिक्स, उसी पे वो बात कर सकता है। ऐसा। और बात करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? वो किताब देखेगा, किताब के अंदर अगर कोई चीज मौजूद है उसी से ओपिनियन देगा, नहीं है तो जजमेंट एक्सरसाइज करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जजमेंट कहां एक्सरसाइज होती है? सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और सर ये देखने के लिए ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंस, यानी हमारा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ऐसा। ये बात समझ आती है? मैं एक बैंक के ऑडिट पे हूं। बैंक ने कहा जी हम हर पार्टी के अगेंस्ट प्रोविजन बना दें। क्या बना दें? अच्छा, बैंक का प्रोविजन बनाने का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है, कई सारे एस्पेक्ट्स देखता है बैंक। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के वहां पर ये सारे मामलात नहीं देख सकता। ये काम कौन करता है? सर एक्चुअली करता है। बैंक का जो कोर प्रोविजन होता है वो कौन बना के देता है? उनको एक्चुअली बना के देता है। सर जो मैंने एक क्वालिफिकेशन ली हुई है एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, तो मैं आपको बता सकता हूं सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है सारे काम करना। अब मुझे एक बात बताएं, जहां उसका काम नहीं है वहां वो उंगली नहीं करेगा। सर उसकी जजमेंट कहां मानी जाएगी? ऑडिट का मैटर है, अकाउंटिंग का मैटर है, या एथिक्स का मैटर है? अब सुनो, एक क्लाइंट पे हम गए ऑडिट करने के लिए।
ठीक है जी। अब ऑडिट करने के लिए हमें समझ नहीं आ रहा यार हम कौन सा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करें इस पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स वेरीफाई करने की, ये समझ नहीं आ रहा हमें कि हम कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करें। हमने क्लाइंट से कहा हम किसी एक्सपर्ट को लाना चाहते हैं, क्लाइंट ने कहा मनु से इस चीज का एक्सपर्ट तो तू है कि ऑडिट प्रोसीजर जो डिसाइड करना है उसका एक्सपर्ट तो तू है, ठीक है जी। या हमने कहा यार एक अकाउंटिंग इशू है, हमें स्वैप की अकाउंटिंग नहीं आती, क्लाइंट ने कहा हमें भी नहीं आती, हमने कहा तुम्हें भी नहीं आती, हमें ऑडिट करना नहीं आता इसका, क्लाइंट ने कहा यार फिर लाने दो तुम पे, हम सर इस केस में किसी दूसरे बंदे को चीज रेफर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम एक्सपर्ट कहलाते हैं किसके, आइजा के, आईएएस के और एथिक्स के। ऐसा 8 मार्क्स का सवाल है, 2 सिनेरियो दी आई कैप ने। उसने कहा एक सिंपल कंपनी है, सीधी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डल रहा है, ये ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है, ठीक है जी, ठीक है जी। और नंबर 2 बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है, क्या हो रही है? अब बताओ सर इसमें ऑडिटर को किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं? सर क्या ऑडिटर बिल्डिंगों की कीमत जानता है? उसका काम नहीं है ना, ना वो आइजा का मसला है, ना वो आईएएस का मसला है, ना वो, तो सर वो क्या करेगा? अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हाँ सर ये वो वेरीफाई कर सकता है, मतलब इसमें उसकी एक्सपर्टीज है छोटी बहुत, ठीक है, इसमें वो काम कर लेगा, लेकिन सर बाकी केस में उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, पक्का? ये बात समझ आती है? अब बताओ सर अगर मैं आपसे पूछूं प्रोफेशनल जजमेंट है क्या सर? ये अब ये ना एक रट्टे वाली चीज, एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ये तुम्हारे जो है वो स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स है, ठीक है जी। ऑडिटर जो है वो क्या, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? अप्लाई करना किस चीज को, जो उसने अभी तक नॉलेज और एक्सपर्टीज जमा की है, ठीक है जी, अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग से, ठीक है जी, किन एरियाज में? अकाउंटिंग, ऑडिट और एथिक्स के अंदर। इसके अलावा किसी जगह पे भी वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने जजमेंट से बता रहा हूं कि इस बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है, मैं अपने जजमेंट से बता रहा हूं इस टैंक के अंदर इतना तेल है, मैं अपने जजमेंट से बता रहा हूं अगले साल इतने लोग मरेंगे, नहीं सर, ही कांट डू दैट। ऐसा मैंने आपको क्या क्लियर कट बता दिया कहां वो अपनी जजमेंट एक्सरसाइज कर सकता है और कहां नहीं कर सकता। कहां नहीं कर सकता उसकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कहां कर सकता है उसे 3 जगह, कौन सी? अकाउंटिंग इशू है कोई, ऑडिट के इशू है, या एथिक्स का इशू है, पक्का? ये कॉपी करना है तो कर लें, हम आगे बढ़ जाए। बड़े कॉपी वॉपी तो नहीं करते हो ना तुम लोग आजकल? अच्छा चलो मैं एक चीज तुम लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ, नहीं 2 मिनट रुक जाओ, तुम लोगों को बता देता हूँ किताब किस फॉर्म में ना, काशिफ खड़ा है, बैठ, बस एक मिनट मैं खुल जा भाई। बुक कब तक आएगी? बुक आ चुकी है मेरे हाथ में, किताब मोबाइल में, मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में भी दे देता हूँ, रुक जाओ, खुल जा भाई। भाई किताब का पीडीएफ बन रहा है, 20% हो चुका है, 30 हो गया, 40 हो गया, अपडेट कर रहा हूँ आपको, 50 हो गया, 60 हो गया, आगे बढ़ जा, चला जा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट गवर्नमेंट खुद करती है, यानी कि ऑडिटर जनरल करता है? क्या कह रहा हूं? एरियाज ऑफ एप्लीकेशन जो है वहां प्रोफेशनल जजमेंट, बिल्कुल। ये कौन है भाई?
चलो जी यार, ये थोड़ी फाइल भारी हो रही है, ये मैं आपको उस पे दे देता हूँ। चलो ये हो रहा है, जब तक मैं आपको आगे हिसाब किताब दे रहा हूँ सर। बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, मुझे एक चीज ये बताएं, प्रोफेशनल ऑडिटर जैन का ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर जनरल का ऑडिट कौन करता है? ये तो चलता रहेगा ना। एक बंदा का इसका ऑडिट कौन करता है, फिर उसको कौन देख, सबको अल्लाह देखता है बेटा एंड में। ठीक है जी, एक का काम है सिर्फ ऑडिट करना, वो ऑडिट सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये एक क्वेश्चनेबल चीज है। ठीक है जी। पुलिस वाले के ऊपर एक होता है ना स्पेशल ब्रांच, देखिए ना स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पेशल ब्रांच होता है एंटी करप्शन ब्रांच है। हाँ, वही सबसे बड़ा करप्ट होता है। स्टडी टेक्स्ट, अभी आ जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, यहां से गया हुआ, अभी आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, दो कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास प्रोफेशनल जजमेंट है, एग्जामिनर पूछा प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, किन एरियाज में एक्सरसाइज कर सकता है वो। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा दफा टेस्ट हुई है, और ये वो एरिया है जिसको लोग लिफ्ट नहीं कराते हैं और पेपर में खामखा के नंबर छोड़ के आ जाते हैं, ये हमारे पास है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। चाहिए क्या होता है स्केप्टिसिज्म? हाँ जी सर, डिक्शनरी मीनिंग इसकी है शक शुबा करना। ठीक है जी, हम ऑडिटर को कहते हैं भाई अपना एटीट्यूड, ठीक है जी, एक स्केप्टिकल एटीट्यूड रखें। जब आप जाए ना क्लाइंट पे, तो क्लाइंट ना हाजी साहब है ना नवाज शरीफ है। ठीक है जी, यानी ना वो नेक है ना वो चोर है। ठीक है जी, आपने सारी चीजें सबूत की बुनियाद पे देखनी। रात दिन के आप एक जगह गए, वहां सारे दाढ़ी वाले हैं। ठीक है जी, आपने कहा यार बेहतरीन, यार इनसे ये नेक लोग हैं। एकदम मैं गनी पान वाले के पास गया, सब दाढ़ी वाले, लेकिन उन्होंने मुझे फ्लेवर 2 नंबर बेचा। ठीक है जी, तो मेरा एक्सपीरियंस बुरा हो गया। मैंने कहा नहीं यार, इसका मतलब है ये रीजंस नहीं है कि आप जाके अच्छा सर सुने, देखिए ऑडिटर का एक स्केप्टिकल व्यू होना चाहिए, तो मैनेजमेंट इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर डिसऑनेस्ट। तो मुझे बताओ हमने देखना क्या है? हमें हमें जो है वो सिचुएशन देखनी है और हमने एविडेंस के बेस पर फैसला करना है। 3 काम आपके जिम्मे स्टैंडर्ड डाल रहा है, 3 काम। नंबर 1, क्वेश्चनिंग माइंड। ऑडिटर को कहा जाता है अगर आपको प्रोफेशनली स्केप्टिकल बनना है, आपका एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। क्या मतलब क्वेश्चनिंग माइंड का? जो चीज देखो सवाल पूछो, अज्यूम ना करो। आपने क्या करना है, जितनी चीजें देखनी है सवाल पूछना है, अजम्पशन कुछ नहीं लेनी। पहली चीज क्या, अजम्पशन। आपको मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, इंक्वायर करना है, अजम्पशन कोई चीज नहीं लेनी। ठीक है जी, जब एक ऑडिट स्टार्ट होता है, आप यकीन करें एक ऑडिटर आके आपके सामने बैठता है, मैनेजर लेवल का बंदा आके सामने बैठता है सीएफओ के, और वो सीएफओ से 2-2.5 घंटे मीटिंग करता है। क्या पूछता है उससे, कितनी प्रोडक्ट्स इस साल नई लॉन्च हुई हैं। ठीक है जी, पुराने प्रोडक्ट्स में किन किन प्रोडक्ट्स की सेल्स गिरी है। ठीक है जी, बताएं कितने लोग छोड़ के गए सर आपकी कंपनी से। बताएं सर कितने कितने परसेंट सैलरी आपने इंक्रीज की है। बताएं सर कोई फ्रॉड तो नहीं नजर आया आपको। बताएं सर कोई एलिगेशन तो नहीं लगी कंपनी के ऊपर। बताएं सर कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट केसेस कितने चल रहे हैं। ये सारी चीजें वो पहली मीटिंग में क्या करता है, पूरी चेकलिस्ट लेकर आता है, पूछ रहा होता है। वो कोई चीज अज्यूम नहीं करता, वो सारी चीजें क्या करता है, पूछ के जाता है। सर हैव अ मेंटल एटीट्यूड टू क्वेश्चन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, क्वेश्चन अलॉट फ्रॉम डिफरेंट पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड कौन है यार? हाँ जी, हमारा लॉयर, हमारी कंपनी का लॉयर, हम उससे पूछेंगे। हमारी कंपनी का बैंकर, हम उससे पूछेंगे। सर बाज़ औक़ात हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आउटसोर्स्ड होते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं। सर वो सारे लोग जो एंटिटी के साथ लिंक्ड हैं, हम सबसे सवाल करेंगे, कोई चीज अज्यूम नहीं करेंगे। ऐसा सर, क्वेश्चन अबाउट एवरी एस्पेक्ट इन अ सिचुएशन एंड डू नॉट बेस योर डिसीजन ऑन assumptions। ठीक है जी, मुझे बताओ क्वेश्चनिंग माइंड को अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं क्या है? सर assumption नहीं लेनी, आपने क्या करना है, सवाल पूछ के उसका जवाब ले लेना। डन, ऐसा दोस्त? अच्छा जी, नंबर 2, अब सुनिएगा दोस्त, सुनो 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 सुनो
सुनो सुनो, अलर्ट टू कंडीशंस विच इंडिकेट मिसस्टेटमेंट। दूसरी चीज भाई, आपको ऑडिट ये कहता है कि ना आपने जाके ऑडिट नहीं करना, खाली नंबर्स को नहीं देखना, आपने किताब नहीं देखनी, आपने वहां जाकर अलर्ट रहना है, सिचुएशन देखनी है। बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको बता रही होती है कि जी यहाँ जो है वो कोई बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी के ऑडिट पे गए, आपको ये पता चला जी कि कंपनी लॉसेस में, पिछले 3 साल से लॉसेस में, लेकिन मैनेजमेंट के तमाम लोगों के पास प्राडो ब्रांड न्यू गाड़ियां। ने कहा यार ये क्या सीन है, कंपनी कमा नहीं रही है, इन हरामखोरों के पास एक से एक गाड़ी है। ऐसा आप एक कंपनी में गए, आपने देखा जी कंपनी लॉसेस में है, ठीक है जी, और तमाम एम्प्लॉयज को पिछले साल एक ह्यूज बोनस मिला। आपने कहा कंपनी लॉसेस में, यार ये फिर बोनस किस खाते में दे रहे लोग, ठीक है जी। आपने जाके देखा सर एक कंपनी के अंदर बहुत सारा एम्प्लॉय टर्नओवर देखा। आप गए 1 साल ऑडिट करने के लिए, आपको पता लगा जी कुछ 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगले साल आप ऑडिट करने का 5 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट नजर आए, वो 5 फारिग। आपने पूछा लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई, आखिर मसला क्या है? हम हुआ बस यार छोड़ के जा रहे हैं, हमें क्या पता, शायद काम ज्यादा होगा। भाई काम ज्यादा होगा, लोग काम छोड़ के नहीं भागते हैं, कोई 2 नंबरी हो रही होगी, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, डिसएसोसिएट हो रहे हैं। आप एक कंपनी के ऑडिट पे गए, आप ऑडिट पे जा रहे हो, आप वहां गए, आपने अपनी गाड़ी रोकी, आप मेहरान गाड़ी से उतरे, आप हो कंपनी के ऑडिट फर्म के मैनेजर, या मेहरान होगी आपके पास वो क्या कहते हैं जो बगैर पावर स्टीयरिंग के कल्टस होती है, जिसमें आप स्टीयरिंग घुमाओ तो आप खुद साथ में घूम जाते हो, ठीक है जी, हैं वो गाड़ी होगी आपके पास। आप पहुंचे वहां, आपने देखा जी एक बड़ी रेंज रोवर लेके एक बंदा आके खड़ा हो गया, आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, उसने आपसे पूछा आप ऑडिटर? आपने कहा जी मैं ऑडिट करने आऊँ कंपनी। उसने कहा ठीक है। आपने उससे पूछा कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले ली? उसने कहा यार बस अल्लाह का करम है, ठीक है जी, और आप चले गए। आप जब ऑडिट पे गए अंदर, तो आपने देखा कि यार वो बंदा कहाँ है जो मुझे बाहर मिला था? वो बंदा सीएफओ होगा? नहीं। वो बंदा मार्केटिंग का हेड होगा? नहीं। वो बंदा इन्वेस्टमेंट का हेड होगा? नहीं। आपको नजर आया वो बंदा परचेज मैनेजर है। आपने कहा यार परचेज मैनेजर के पास रेंज रोवर है, ये क्या है सर? सर ये इस तरह हो सकता है कि उस बंदे ने क्या किया हो, हर जगह पे कमीशन कट मारा हो चीजों के अंदर, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये सारी सिचुएशंस आपको क्या कर रही हैं, अलर्ट कर रही हैं, किस चीज के लिए? कि भाई यहाँ फ्रॉड, यहाँ मिस स्टेटमेंट, यहाँ 2 नंबरी हो सकती है, बी अलर्ट। आपको सिग्नल्स मिलेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस में आपको सिग्नल्स मिलेंगे विच लीड टू अनकवर द एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है जी। ये नहीं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलोगे तो आपको एरर मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, वो कहता है आसपास की सिचुएशन से क्या रहो, अलर्ट रहो। एक ऑडिटर गया कंपनी के सीएफओ के पास, उससे पूछा कि जी यार ये तुम लोग दबा के लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है जी, फिर भी कंपनी के पास जो है वो इतना कैश मौजूद है, ये कहां से आ रहा है? उसने कहा यार हमारी पेरेंट कंपनी जो है ना वो हमें सपोर्ट करती है। आपने बैंक स्टेटमेंट खोला, आपको नजर आया कि पेरेंट कंपनी तो 1 रुपया नहीं दिया, ये तो सारा इन्होंने लोन लिए, ठीक है जी, लोन लिए, गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है और फिर ये लोन माफ करा रहे हैं। तो सर क्या नजर आ रहा है आपको कि यार कंपनी की मैनेजमेंट झूठ बोलती है, कंपनी की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी क्या है? तो सर याद रखिएगा, आप जब ऑडिट करने जाएं तो आपने सिचुएशंस देखनी है, और इन सिचुएशंस में आपने क्या करना है, असेस करना है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज जो नजर आ रही है असल में पीछे कहानी कुछ और है। अब ये याद रखिएगा, 2 काम आपने करने, एक तो क्वेश्चनिंग माइंड, अज्यूम कुछ नहीं करना, अजम्पशन कुछ नहीं, सवाल पूछना है, और नंबर 2 अलर्ट रहना। आपने सर ऐसी सिचुएशन में आपको सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहां आपको लगेगा कि यार दोनों एंड्स मीट नहीं हो रहे, ठीक है जी, 1 + 1 2 नहीं हो रहा, ठीक है जी। आपने ऐसी सिचुएशन में क्या रहना है, अलर्ट रहना है सर। अच्छा मुझे सिर्फ 1 मिनट दोगे? ठीक है, फिर आइए का हाथ करवाना, ये ऊपर अकाउंट्स उसको देके फिर सना को भिजवा दूंगा सर,
सही है। अच्छा जी, हाँ जी, क्वेश्चनिंग माइंड नंबर 2 सर। क्या चीज सर? अच्छा अब एक चीज सुनना जरा दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा हिसाब किताब अच्छे तरीके से आपने ज़हन में डालना है। सुनो दोस्त, मैं यहां कर रहा हूं एक छोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं, सुने गौर से सुनना। आपकी बुक में आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल 100 रुपए का, ठीक है जी। 100 रुपए अबीर से लेने, मेरी बुक्स में आ रहा, ठीक है जी। अबीर को एक कंफर्मेशन लेटर भेजा गया कि 100 रुपए आपने अहमद रजा को देना है। उसने कहा भाई मैंने अकाउंट पेबल, मैंने तो 80 रुपए देने, मैंने तो 80 रुपए देने। अब बताओ सर, यही छोड़ दूं, कंक्लूड कर दूं कि मामला आउट है? नहीं सर, क्या करना चाहिए मुझे? है ऑडिट प्रोसीजर्स मजीद करने चाहिए, कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस ढूंढना चाहिए। कोरोबोरेटिव का मतलब एक जगह से एक चीज कंफर्म हुई, दूसरी जगह से भी कंफर्म करो। अब मुझे नजर आ रहा है 20 रुपए की डिस्क्रिपेंसी है। मैं दोबारा अबीर के पास, मैंने कहा यार आपसे पैसे लेने 100 रुपए, आप कह रहे हो 80 रुपए देने। अब ऑडिटर कह रहा है अपने क्लाइंट से पूछो कि मसला क्या है। पता ये चला कि हमारी कंपनी ने, से कंपनी का नाम मैं लिख देता हूं, कंपनी ए, यह है अबीर। कंपनी ए ने गुड्स बेची हैं कंपनी बी को या अबीर को, ये गुड्स अभी तक उसको रिसीव, तो इसने सेल्स बुक कर ली, इसने परचेजेज और पेबल बुक नहीं किया। ऐसा पता चला जी ऐसी चीज 15 रुपए की है, खत्म। नहीं सर, अभी भी क्या है, अभी 5 रुपए आउट है। फिर पता चला कि जी इसने पैसे भेज दिए हैं इसको, 5 रुपए का चेक भेज दिया, ठीक है जी। वो चेक अभी तक इसको रिसीव नहीं हुआ, तो जब इसने चेक भेजा तो क्या एंट्री पास की? अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। सर सामने वाली कंपनी को अभी तक ये अमाउंट रिसीव, तो ये दो रीजंस हैं जो अकाउंट रिसीवेबल और पेबल के बीच में क्या डालते हैं? डिफरेंसेस डालते हैं। ऐसा तो मुझे एक बात बताओ, जब भी मुझे किसी जगह पे ऐसा मसला नजर आएगा, मैं सर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस लूंगा, ठीक है जी। कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? एक चीज को 2-3 जगहों से कंफर्म करो कि मामला सही है या नहीं है, ठीक है जी। सुनिएगा, मैंने बैंक का बैलेंस कंफर्म किया, किससे? कंफर्मेशन से, बस छोड़ दूं? नहीं सर, आप बैंक स्टेटमेंट भी ले लें, और सर कॉल भी कर लें, सर ऑनलाइन भी चेक कर लें। ये क्या है? कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। ऐसा और ऑडिट प्रोसीजर्स करें जहां आपको क्या नजर आए सर जहां आपको डिस्क्रिपेंसी नजर आए, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स करने ताकि मेरे ऑडिट एविडेंस में कंसिस्टेंसी नजर आए। ऐसा अब मुझे बताएं सर, मुझे तीसरा काम क्या करना है? सर मुझे तीसरा काम यह है कि क्रिटिकली असेस द ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी। किस तरह? नंबर 1, कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस लेते रहें, जहां डिस्क्रिपेंसी नजर आए वहां फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करें ताकि आपके रिजल्ट्स इन लाइन रहें किस चीज से? जो आपने ऑडिट एविडेंस जमा किया है उससे इन लाइन रहे। तो मुझे 3 मेजर चीजें, क्वेश्चनिंग माइंड क्या रखना है सर? अजम्पशन कोई नहीं लेनी, सवाल पूछना है। नंबर 2, अलर्ट रहना सिचुएशन से जो मुझे बता सकते हैं कि जी आगे को मैं स्टेटमेंट आ रही है। नंबर 3 सर आपने क्रिटिकली असेस करने ऑडिट एविडेंस को। एक ऑडिट एविडेंस आपने लिया एक चीज के ऊपर, दूसरा भी लें, कंपेयर करें रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहे तो आप क्या करें? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करें और डिग डाउन करें कि मसला क्या है। सर मैंने अपने क्लाइंट से पूछा रिसीवेबल कितना, उसने कहा 100, मैंने कंफर्मेशन भेजी, उसने कहा 80, कंपेयर किया, डिस्क्रिपेंसी निकली, क्या किया? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स किए, क्या निकला? स्टॉक इन ट्रांजिट, क्या निकला? कैश इन ट्रांजिट। तो सर अब भी अगर मसला आ रहा है तो मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स करो और ये चेक करो कि गलती क्लाइंट की है, आपकी क्लाइंट की या काउंटर पार्टी की, ठीक है जी। मुझे बताओ सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अगर मैं 2 लाइनों में डिफाइन करूं तो पहली चीज आपने सर सबसे पहले आपने स्केप्टिकल व्यू रखना है कि मैनेजमेंट इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है जी। आपको अपनी सारी चीजें सिचुएशन को देख के और ऑडिट एविडेंस को देख के असेस करनी। उसमें सबसे पहली चीज क्या थी? क्वेश्चनिंग माइंड। आपने क्या करना है? आपने हर एक एस्पेक्ट में चीजों को क्वेश्चन करना है और अपनी किसी भी चीज को, डिसीजन को अजम्पशन पे बेस नहीं करना। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी सर हमने अलर्ट रहना है ऐसी सिचुएशन के लिए जो हमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर रही हो, फ्रॉड आइडेंटिफाई कर रही हो, इंडिकेट कर रही हो कि अरे फ्रॉड हो सकता है, ठीक है जी सर, प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 3, हमने सर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है डिफरेंट सोर्सेज से, उनको कोरॉबरेट करना है, और सर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना है और इस डिस्क्रिपेंसी को हमने क्लियर करना है। ऐसा आपको क्या ये वर्डिंग्स याद करनी है? हाँ जी, पेपर में शायद हार्डली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म 2 से 3 दफा ऐसा आया हो जिसमें उसने क्या पूछा कि अंग्रेजी एक्सप्लेन करो,
नहीं आता ऐसे, रट्टा इसका लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये 3 चीजें आपको, हेडिंग्स आपको बताओ। मसला कहां आता है पता है? एग्जामिनर आपको दे दे सिचुएशंस, ये पास पेपर की सिचुएशंस हैं, ठीक है जी। 20-21 है, मैंने इसको 15 में कवर किया हुआ। जब भी ये सिचुएशन आएगी, आपने एक लाइन अपने जवाब में जरूर ऐड करना है। वो क्या है कि ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑप्टिमम रखना, ठीक है जी। ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है। ये वर्डिंग्स आपने सवाल में जरूर डालनी है, यानी अपने जवाब में जरूर डालनी है। जब भी आपसे एग्जामिनर ये 15 चीजें पूछेगा, आपने क्या करना है, अपने जवाब में ये लाइन जरूर लिखनी है, क्योंकि ये वो सिचुएशंस हैं जो आपको स्टैंडर्ड ने कहा ना कि बी अलर्ट। याद आ रहा है? पहला क्या था? क्वेश्चनिंग माइंड। दूसरा क्या था? अलर्ट रहना। सिचुएशन जो आपको इंडिकेट कर रहे हो कि यार यहाँ में स्टेटमेंट हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है, वो सिचुएशंस कहाँ हैं? वो ये 15-20 सिचुएशंस हैं, ठीक है जी। यहाँ जब भी देखोगे आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है सर द ऑडिटर शुड बी अलर्ट, ठीक है जी, टू दीज कंडीशंस, या अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ने क्या करना है, ऊपर रखना है। पहला पॉइंट क्या था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में? दूसरा पॉइंट अलर्ट रहना। कहाँ अलर्ट रहना है सर? ये वो सिचुएशंस हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आगे फ्रॉड हुआ है या तुम्हें स्टेटमेंट हुई। तीसरी सिचुएशन क्या है सर? सर आपने एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है, कोरॉबरेटिव ऑडिट एविडेंस लेना है, और आपने सर एक ही चीज को मल्टीपल जगहों से कंफर्म करना है, ठीक है नहीं। कोरॉबरेटिव ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है एक चीज को मल्टीपल जगहों से कंफर्म करना। ऐसा आपके पेरेंट ने आपने कहा कहां से आ रहे हो, आपने कहा दोस्त के घर से आ रहे हैं, ठीक है जी। दोस्त को कॉल कर ली, ये तुम्हारे घर से आ रहा है। दोस्त के पड़ोसी को कॉल कर ली, मेरे बेटे को आपने देखा था, ठीक है जी, को ट्रैकर वैकर लगाया गाड़ी में आपके, वो आपने देख लिया। ये क्या है? एक ही चीज को डिफरेंट जगहों से क्या करना, कोरॉबरेट करना कि बात सही कह रहा है या नहीं कह रहा। ऐसा अब आपको बेटा सिचुएशन समझनी है, एक एक सिचुएशन में मैं टाइम लगाऊंगा ताकि आपको पता चले कि वो कंडीशन है जो इंडिकेट कर रही है किस चीज को, फ्रॉड को या मिसस्टेटमेंट को, ठीक है जी। यहां ऑडिटर को क्या करना है, अलर्ट रहना है। सबसे पहले सिचुएशन सर पेपर में ये आएगा, या तो सिचुएशन आएगी या वो आपसे पूछेगा कि जी सिचुएशंस लिख के जहां ऑडिटर को अलर्ट रहना, ठीक है जी। आप कोई सैंपल बेसिस पे 8-10 लिख दें तो ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक एक चीज खोलता जा रहा हूं सर। मुझे एक बात बताएं, कंपनी के मेजर शेयर्स किसके पास होते हैं? वेरी गुड सर, डायरेक्टर्स के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? अच्छा, डायरेक्टर वो बंदा है जिसको सब पता होता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। इनसाइड इंफॉर्मेशन सबसे बेहतरीन किसको पता होता है? डायरेक्टर्स को पता होती है। ऐसा अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टर्स को जब भी अपने शेयर्स बेचने होते हैं ना, मेजर शेयर्स बेचने होते हैं, ज्यादा शेयर्स बेचने होते हैं, तो एक हमारा लॉ है सब्सटेंशियल एक्विजिशन एक्ट। वो कहते हैं जनाब जब आपको मेजर शेयर्स बेचने या खरीदने हैं ना, आपको नोटिस देने पड़ते हैं, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, इस तरह की चीजें। तो सर हमारे डायरेक्टर्स ना अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ सर, शेयर कब बेचने चाहिए? जब उसकी प्राइस सबसे ज्यादा। प्राइस सबसे ज्यादा कब होती है सर? जब प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। ऐसा अब मुझे एक बात बताओ, मुझे मेरे डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स ने सोचा कि हम शेयर बेचें, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया भाई हम अगले 6 महीने में अपने शेयर्स निकाल देंगे, डन। अब ये डायरेक्टर्स पूरा जोर मारेंगे कि अगले 6 महीने में प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जब हम छोड़ के जाएं तो उस वक्त हाईएस्ट प्राइस हो। ऐसा आप आए ऑडिट करने के लिए, आपको सीएफओ ने कहा हमारे 2 डायरेक्टर्स ना अपनी मेजर होल्डिंग बेच के जा रहे हैं। आपने कहा रुको भाई, इसका मतलब है एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई गंद जरूर हुई होगी। इसका मतलब है कि कोई ना कोई गंद जरूर हुई होगी, प्रॉफिट को इंक्रीज करने की एफर्ट जरूर की गई होगी। ऐसा अब मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ ऑडिटर को करना क्या चाहिए? सर करना तो अपने ऑडिट प्रोसीजर ही चाहिए, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए। ये इंडिकेटिव है कि यार यहाँ पर फ्रॉड या मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ऐसा कितने लोग लीज पढ़कर आ रहे हैं? लीज में एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं सिर्फ इनको एड्रेस कर रहा हूँ, बाकी लोग अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने लीज में एक चीज पढ़ी होगी, लो आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट। ऐसा आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट जब अप्लाई होता है तो लेसर का प्रॉफिट शुरू के सालों में ज्यादा हो जाता है, बाद के सालों में कम हो जाता है। टोटल प्रॉफिट तो सेम रहता है उसका, लेकिन शुरू के सालों में प्रॉफिट ज्यादा, बाद के सालों में प्रॉफिट कम। तो ये एक स्ट्रेटेजी है किस चीज की? अपनी सारी इनकम को एक कॉर्नर करके बुक करने की। ऐसा तो ऑडिटर्स क्या करते हैं, ये सॉरी डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जब उनको बेचना होता है ना, वो कोशिश करते हैं सारी की सारी इनकम क्या हो, उसी पर्टिकुलर टाइम पे बुक हो जब हम क्या कर रहे हो,
शेयर्स अपने बेचने जा रहे हो, ऐसा। अब सुनना, एक क्लाइंट पे हम ऑडिट करने गए, उस क्लाइंट का लास्ट मंथ का रेवेन्यू ना सिग्निफिकेंटली ज्यादा एज कंपेयर टू द प्रीवियस 11 मंथ्स। तो हमने पूछा कि इससे कही हमारा सीजन है। अच्छा, हमने वाकई ट्रेंड देखा कि पास्ट में और इंडस्ट्री में भी ये होता रहा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लाइंट का रेवेन्यू एबनॉर्मली ज्यादा। और ये पर्टिकुलर क्लाइंट था कौन सा? ये सर एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ठीक है जी। अच्छा, सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, तो रेवेन्यू अपना बुक करती है कैसे? स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। इससे अच्छा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से बुक करती है सर। अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करना एक जजमेंटल मैटर है। तो ये करते क्या थे, जो इन्होंने काम किया होता था ना जनवरी में, जनवरी 15-20 तारीख तक, वो भी उठा के क्या करते थे, दिसंबर पे लाके इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डाल देते कि हमने इतना काम किया, ठीक है जी। अच्छा, हम गए, हमने कहा भाई ये आप जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन करते हैं कैसे करते हैं? उन्होंने कहा भाई हम अंदाजा लगाते हैं हमारा खर्चा कितना हुआ है, टोटल खर्चा कितना होना है, उसकी बेसिस पे हम बुक कर लेते हैं। तो हमने कहा एक काम करें, आप इसको वेरीफाई करवा लें एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर से। इससे क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। क्या वेरीफाई कर लें? एक इंडिपेंडेंट सर्वे। उन्होंने कहा आज तक तो हमने नहीं कराया। हमने कहा भाई आज तक इतनी ज्यादा वेरिएशन भी नहीं थी। अब क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंट सर्वेयर से वेरीफाई करवाया गया तो पता चला जी कि जो इन्होंने फिगर्स कोट किए हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 से 12% रेवेन्यू क्या हुआ है, ओवरस्टेटेड है। क्या करना पड़ा? रिवर्स करना पड़ा। तो याद रखिए सर। और रीजन क्या था? रीजन क्या था सर? रीजन ये था कि उनका एक मेजर डायरेक्टर जिसके पास कुछ 26% की टॉक्सिक होल्डिंग थी, वो छोड़ के जा रहा था, उसे डिस्पोज करने थे शेयर्स, ठीक है जी। और वो क्या चाह रहा था कि किस पे जाए, हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जाए, ऐसा। तो मुझे बताया, मैं किसी भी ऑडिट पे जाऊं और वहां मुझे नजर आए कि डायरेक्टर अपने शेयर बेचने वाले, मुझे क्या करना चाहिए? जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर है वो तो करने, लेकिन फुल अलर्ट हो गए, ठीक है जी। अच्छा जी सर, नंबर 2 सुनिएगा दोस्त। एक कंपनी के ऑडिट पे हम गए, पता चला जी कि मैनेजमेंट का बोनस लिंक्ड है सर। किससे? प्रॉफिट से या सेल से या एक्सपेंसेस से? एक्सपेंसेस से कैसे लिंक होगा प्रॉफिट? कम कर दो एक्सपेंस, बोनस तुम ले जाओ उसमें तो 30%। रेवेन्यू बढ़ा दो सर, 1 अरब रुपए का रेवेन्यू कर दो, 2% आपका। सर प्रॉफिट ले आओ, 5% आपका। अब आप खुद इंसेंटिव दे रहे हो मैनेजमेंट को कि भाई आप लोगों ने पूरा जोर लगाना है किस चीज के ऊपर? प्रॉफिट बढ़ाने पे, एक्सपेंसेस कम करने पे। तो सर आप जब गए और आपने देखा कि मैनेजमेंट को जो टारगेट दिया गया है वो किस चीज का दिया गया, इंक्रीज योर प्रॉफिट, इंक्रीज ईपीएस, रिड्यूस एक्सपेंसेस, आप फौरन चौकन्ने हो गए कि अब मैनेजमेंट ने पूरा जोर लगाया होगा हर एक एक्सपेंस को डिले करने में और हर एक इनकम को जल्दी बुक करने में। तो ये वो सिचुएशन है जहां में क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है जी, ये याद रखना। अच्छा, मैं मुझे बात बताओ, एक कंपनी में मैं गया, वहां सारे की मैनेजमेंट के जो स्टाफ थे उनको कहा गया था कि कंपनी के साथ 3-3 साल रुको, तुम्हें कंपनी बोनस देगी। क्या यहाँ मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए? नहीं, क्यों? तो सीधी बात है सर, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करने का मतलब को मोटिवेशन नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज किया जाए, ऐसा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए ये सिचुएशन नहीं है जिसमें हम अलर्ट, हाँ अलर्ट हर सिचुएशन में होना चाहिए, वो सिचुएशन है जिसमें आपको ज्यादा अलर्ट रहना। सर फिर और सुनिए दोस्त, सर तीसरा केस, मैं कंपनी के ऑडिट पे गया सर, और जब मैंने चीजों को वेरीफाई करना शुरू किया तो मुझे इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस नजर आया। अच्छा, ये क्या इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस? हाँ जी, इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या है सर? एक अलग अमाउंट बता रहे, एक अलग अमाउंट बता रहे, दूसरा अलग अमाउंट बता रहे, एक चीज निकाल के दे रहा है, दूसरा दूसरी चीज निकाल के दे रहा है। मैं बैंक कंफर्मेशन भेज रहा हूँ, अलग अमाउंट आ रही है, स्टेटमेंट में अलग अमाउंट लिखी हुई है, या मैं सर कस्टमर को कंफर्मेशन भेज रहा हूँ उसमें अलग अमाउंट आ रही है, क्लाइंट अलग अमाउंट कह रहा है। सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? या तो ये मिस स्टेटमेंट है या टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब स्टॉक इन ट्रेड, अभी आपने देखा स्टॉक इन ट्रांजिट जो था, कैश इन ट्रांजिट, दो लोगों के बीच में डिफरेंस तो है, लेकिन क्या है? तो मुझे बताओ ऑडिटर को कहाँ अलर्ट हो जाना चाहिए, टाइमिंग डिफरेंस पे या मिस स्टेटमेंट पे? सर जहां डिफरेंस है वहां अलर्ट हो जाना चाहिए, और उस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करके आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वाकई टाइमिंग डिफरेंस है या। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, मैंने आपको 3 सिचुएशंस बता दी। जब सीनियर मैनेजमेंट शेयर बेचने जा रही हो, नंबर 2 जब मैनेजमेंट का प्रॉफिट लिंक्ड हो किसके साथ? सर जब कंपनी मैनेजमेंट का बोनस लिंक्ड हो या इंसेंटिव लिंक हो किसके साथ? सर सेल्स के साथ, कॉस्ट के साथ या प्रॉफिट के साथ? तीसरी चीज
सर इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस आ रहा है, ठीक है जी, ऑडिट एविडेंस इनकंसिस्टेंट है, आप अलर्ट हो जाएं, भले बाद में टाइमिंग डिफरेंस निकले, लेकिन आपने क्या रहना है सर, अलर्ट रहना है सर, उसको क्वेश्चन करना है सर। जी मेरा बच्चा, क्या जी, नमाज कौन सी? नहीं नहीं, मैं 6:45 ऑफ कर दूंगा ना, 6:45 नमाज निकल जाएगी यार, ये तो बड़ा मसला है। अच्छा फिर जितना टाइम हम नमाज के लिए ले रहे हैं मैं उतना टाइम एक्सटेंड करूंगा, पूरे 15 पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है, ये मेरा टारगेट है आज का। वापस आ जाओ भले नमाज पढ़ के, तरावी मैं पढ़ाऊंगा। देखो प्रॉफिट का मैनेजमेंट की वजह से नहीं होगा, लेकिन मैनेजमेंट तो पूरा जोर लगाएगी ना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। बस हमने ये देखना है कि नाजायज 100 रुपए मैनेजमेंट ने प्रॉफिट ना बढ़ा दिया। अच्छा मैंने ब्रेक दे दिया है, 6-7 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से आ जाओ नमाज पढ़ के। नमाज होगी? आ जाओ भाई। बुक हमारी देखो आई नहीं है। आ जाओ भाई, नमाज हो गई, जल्दी से आ जाओ। नहीं आई यहाँ पे। नहीं नहीं, किसने कह दिया भाई, अपनी नोटिंग बिल्कुल करो आप यार। लास्ट स्लाइड खोलूं? जल्दी से आ जाओ बेटा, शाबाश। उदैद ऑडिट की किताब मुझे उस पे भेज जरा, ईमेल पे भेज, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे नहीं खुल रहा ना मेरे पास, ईमेल पे भेज। अच्छा जी, करें शुरू। अच्छा जी सर, हमारा एक स्टैंडर्ड है IS1, हमारा एक स्टैंडर्ड है, कौन सा? IS1। IS1 पता है हमें क्या कहता है? IS1 हमें ये कहता है कि जनाब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं गोइंग कंसर्न बेसिस। गोइंग कंसर्न का मतलब कि आप एक फोर्सिबल फ्यूचर में अपना बिजनेस चलाओगे। मैं क्लास में कॉल करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं रखूंगा। तो आपने एक फोर्सिबल फ्यूचर में आपको बिजनेस चलता हुआ नजर आ रहा है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे बनाए, यानी आप करंट एसेट्स भी दिखाएं, यानी आप नॉन करंट एसेट्स भी दिखाएं, ये सारी चीजें दिखाएं, डन। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी कंपनी जो है ना वो अगले 1 साल में बंद हो जाएगी, आपको ये लग रहा है कि आपकी कंपनी अगले 1 साल में बंद हो जाएगी, तो फिर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाएंगे, बल्कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे फेयर वैल्यू बेसिस पे। किस पे? यानी आप अपनी सारी चीजों की फेयर वैल्यू निकालें और उस वैल्यू पे उसको बुक करें। और याद रखिएगा सारे एसेट्स करंट एसेट्स होंगे, सारी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज, डन। और आपके शेयर होल्डर्स को पता चल जाएगा कंपनी का सत्यानाश हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलता है कि
अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए या ना बनाए। सर हालात अगर बहुत बुरे हैं, आपको लग रहा है कि कंपनी के पास और कोई चारा ही नहीं है अगले 12 महीनों में बिजनेस बंद करने के अलावा, तो सर फिर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे किसकी बेसिस पे? सर गोइंग कंसर्न की बेसिस पे नहीं बनाएंगे। गोइंग कंसर्न की बेसिस पे कब बनाते हैं? जब हमें लग रहा होता है कि हम 12 महीने से बियॉन्ड इंशाल्लाह बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा सर, जब एक ऑडिटर जाता है ना, तो वो कैसे असेस करेगा कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं? कैसे असेस करेगा? वो जाके रेशियोज कैलकुलेट करेगा कि कंपनी का करंट रेशियो कैसा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो कैसा है, ये सारे रेशियोज कैलकुलेट करेगा। और अगर ये रेशियोज इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो क्या होगा सर? फिर वो कंपनी को कंपेल करेगा कि जी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बेसिस पे बनाएं, फेयर वैल्यू बेसिस पे, ब्रेकअप वैल्यू बेसिस के ऊपर, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, अगर एक कंपनी को ये बात पता है कि उसका गोइंग कंसर्न मसला आ रहा है, इशू आ रहा है, तो वो क्या करेगी? सर वो अपने रेशियोज को मैनेज करेगी। ठीक है जी, बिल्कुल देखता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके बैंक के अग्रीमेंट में लिखा है कि अगर कंपनी का करंट रेशियो 1:1 से नीचे आ गया, सारा लोन इमीडिएटली पेबल होगा। ठीक है जी। तो ऑडिटर जाके क्या करता है? करंट रेशियो की कंप्लायंस चेक करता है कि भाई करंट रेशियो थ्रू आउट 1:1 से ऊपर रहा या नहीं रहा, वो देखेगा। ठीक है जी। फिर वो आगे क्या करता है सर? ये देखता है कि जनाब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है या नहीं, कंपनी का कोई बड़ा कस्टमर छोड़ के तो नहीं चला गया, कंपनी का कोई बड़ा सप्लायर छोड़ के तो नहीं चला गया, कंपनी के लोन्स इमीडिएटली आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है बेटा? कंपनी के ऑडिटर्स ने पूरा जोर, कंपनी के मैनेजमेंट ने पूरा जोर मारना है किस चीज पे, क्या हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस बेसिस पे बनवाएं? गोइंग कंसर्न बेसिस। अच्छा एक चीज देखो, दिमाग में रखना, आगे पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है, ये आकाश पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा गोइंग कंसर्न का। आप एक कंपनी के पास गए और कंपनी के हालात आपने देखे कि यार कंपनी के हालात बहुत खराब है, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मैं भाई गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही इंशाल्लाह चलूंगा और मुझे यहाँ से सपोर्ट आने वाली, वहां से सपोर्ट आने वाली। ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे इस पे गोइंग कंसर्न बेसिस पे। मैं अपनी रिपोर्ट में एक लाइन जरूर लिखूंगा कि देयर आर मटीरियल अनसर्टेनिटीज, ठीक है जी, जो कंपनी को गोइंग कंसर्न पे से जाने से रोकेगी। ये मैं लिखूंगा अपने रिपोर्ट के अंदर। ठीक है जी। अब मुझे पता है नाइदर केस जहां आपको नजर आ रहा है गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, क्या होगा सर? अलर्ट रहना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, एक कंपनी है, एक होटल है, आप उसके ऑडिट पे गए हो, कोविड चल रहा है, होटल के पास बमुश्किल रिसोर्सेज हैं, थोड़ा सा फंड है सर, क्या लग रहा है आपको, चलेगा अगले 12 महीने? बंद हो जाएगा सर। क्यों? 12-13 महीने तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं, और इतना इनके पास सर हिसाब किताब नहीं है कि ये जो है वो उससे बियॉन्ड क्रॉस कर सके, सीधा सीधा मसला है ऐसा। अच्छा फिर सर आप गए कंपनी पे ऑडिट करने के लिए, आपको नजर आएगा जी कंपनी के करंट रेशियोज, बाकी के रेशियोज सिग्निफिकेंटली वर्स हो गए सर, यहाँ जो है वो पुराने जमाने की इन्वेंट्री पड़ी है, बिक ही नहीं रही है, गोइंग कंसर्न का सिग्निफिकेंट इशू आ गया, आपको वहां क्या हो जाना है सर? किन सिचुएशंस में आपको अलर्ट होना है? हमने चार चीजें डिस्कस की सर। पहली, जहां सीनियर मैनेजमेंट शेयर्स बेचने वाली है, अलर्ट हो जाओ। नंबर 2, जहां मैनेजमेंट का इंसेंटिव या सर बोनस बेस्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी फिगर के साथ। नंबर 3 अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है, अभी ये रहा इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस आ रहे हैं सर, कुछ जगहों से एक चीज आ रही है, कुछ जगहों से दूसरी चीज आ रही है। चौथी चीज सर, गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, आपको रेशियोज नजर आ रहे हैं खराब हैं, आपको हालात बुरे लग रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं एक ऑडिट करने आया हूँ और मुझे पता चला कि कंपनी एक कंपनी है KNN, ऐसा ऐसा है, KNN या KNN है ना, KNN ऐसा, ये क्या करती है? मुर्गी बेचती है सर, KNS नहीं है, मैं दूसरा। ठीक है जी, ये मुर्गियां बेचती है सर, कुकड़ियां बेचती है। इसका मेजर कस्टमर कौन है? इसका मेजर कस्टमर सर KFC है। ठीक है जी। अब खैर उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है, ये फ्रोजन फ्रूट के अंदर निकल आए, फ्रोजन फूड के अंदर, तो इससे पहले इनका सारा सेटअप नहीं था। KFC ने इनका ऑलमोस्ट 70-80% सामान खरीदना,
आप अगले साल ऑडिट पे आओ, आपको पता चलेगा जी KFC तो चला गया जी, वो तो उस तरह कोई दूसरा सप्लायर पकड़ लिया, सीधा सीधा गोइंग कंसर्न इशू है सर। ऐसा तो मुझे एक बात बताओ, जब आप जाओगे ऑडिट करने के लिए, वो आपके सामने बड़े लारे लप्पे दे रहा है, हमने जो है ना एक यूके का कस्टमर पकड़ लिया है, लेकिन यूके कैसे भेजोगे? ठीक है जी, यानी वो क्या करेगा सर, पूरा जोर मारेगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बने, वो पूरा जोर लगाएगा आपको ये बावर कराने में, ये असेस करवाने में कि यार हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो इंशाल्लाह ताला KFC के बगैर भी चलती रहेगी। तो सर याद रखिएगा कि जहां आपको गोइंग कंसर्न इशू नजर है, आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। ठीक है जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, एक पूरा स्टैंडर्ड है हमारे ऑडिट में भी, अकाउंटिंग में भी, और वो है रिलेटेड पार्टी का। ठीक है जी, एक पूरा स्टैंडर्ड है हमारे कोर्स में, ऑडिट में भी, अकाउंटिंग में भी, गोइंग कंसर्न के ऊपर। गोइंग कंसर्न के ऊपर हमारा अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड IS 1 है, और हमारा ऑडिट का स्टैंडर्ड आइजा 570 है, ऐसा। लेकिन रिलेटेड पार्टी के ऊपर हमारा IS 24 है, और सर हमारा जो ऑडिट का स्टैंडर्ड है वो आइजा 550 है। ठीक है जी, अब मुझे बताओ इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड बनाने की क्या जरूरत है? सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों में एक बात लिखी है कि मैनेजमेंट को अपनी तमाम रिलेटेड पार्टीज, उनके नाम, उनसे रिलेशनशिप, और उनसे जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको डिस्क्लोज कर। क्यों? सबसे ज्यादा फ्रॉड रिलेटेड पार्टीज के साथ मिलकर होता है। फ्रॉड किससे होता है? रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके होता है। क्यों? बाहर की कंपनी आपके साथ मिलकर फ्रॉड नहीं करेगी, खुद फंस जाएगी। लेकिन एक ही माँ के बच्चे आपस में सारे काम कर सकते हैं। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा दोस्त, मैं आपको जो वाकया बता रहा हूं ये एक फर्जी वाकया है। ठीक है जी सर, गौर से सुनिएगा, ये एक कंपनी है, ठीक है ना, जिसका नाम है ABC। गौर से सुनना, इसका 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 एक पेरेंट बैंक है। इसका पेरेंट कंपनी कौन है? एक बैंक है, एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन है, DEF। इन्वेस्टर कहता है पैसे यहां इन्वेस्ट करूं या पैसे ABC में इन्वेस्ट करूं। गौर से सुनना, ABC और DEF कानूनी तौर पे जो पैसा इनको मिलेगा उससे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और कुछ नहीं खरीद सकते। क्या खरीद सकते हैं? और बैंक में पैसा डिपॉजिट करा सकते, दो चीजें। ठीक है, ये इन्वेस्टर ABC को पैसा देगा, ABC क्या करेगा? या तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेगा, गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट कर देगा, किसी बैंक में डाल देगा। इसका मतलब है मोर और लेस DEF और ABC दोनों का रिटर्न सेम होगा, और इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ABC ने अपने बैंक को कहा आप मेरी हेल्प करें। बैंक ने कहा क्या हेल्प करूं भाई, पैसे दे दूं? हमने कहा नहीं। फिर नहीं, हम एक काम करते हैं, जो इन्वेस्टर पैसा देगा ना वो हम आपके पास रखवा देंगे। और सुनना, गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट मिलता है 8%। मैं आपको पैसे दे रहा हूं, इन्वेस्टर ने ABC को पैसे दिए, ABC ने क्या किया, अपने बैंक को, पेरेंट को पैसे दिए। कहा पे काम करें, आप एक TFC खरीदें अपने नाम से, इस TFC का रिटर्न होता है 14%। तो सर फिर एक काम करें, ABC डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता? ABC पे लॉ ने रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है कि वो सिर्फ दो ही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहां पर? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या सर ABC ने अपने बैंक को कहा आप TFC खरीदना मेरे लिए, ठीक है, इस TFC से जो रिटर्न मिले ना उसमें से 1% आप अपना रखें, 13% मुझे दीजिए। ठीक है, अब और तो सुनना, अब जैसे ही ABC ने 13% का रिटर्न दिखाया, DEF वाले पागल हो गए, ये क्या किया इन्होंने। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा बैंक होगा जो आपके साथ इतनी बड़ी 2 नंबर डील के अंदर इन्वॉल्व? अपना बैंक, हमारा बाप, हमारा अम्मा, जो भी है पेरेंट बैंक हमारा, ये काम करेगा। हमारी कोई सब्सिडरी होगी बैंक, वो हमारे साथ ये काम करेगी, लेकिन कोई बाहर का बंदा ये काम नहीं करेगा। तो सर जहां आप ऑडिट करने जाओ ना, आपको वहां रिलेटेड पार्टीज नजर आए बहुत सारी, तो अलर्ट हो जाना, यार कोई ना कोई 2 नंबरी हो सकती है इधर, मे भी कोई ट्रांजेक्शन ऐसी स्ट्रक्चर की हो। बड़ा जबरदस्त केस होता है सर, अक्सर बेशतर आप ऑडिट करने जाते हो, आखिरी महीने की सेल बहुत ज्यादा होती है, आप कहते हो यार ये इतनी सेल हो कैसे गई? उन्होंने कहा क्लाइंट हमसे लेके गया स्टॉक। क्लाइंट कौन है? हमारा रिलेटेड पार्टी, हमारी रिलेटेड पार्टी हमसे सामान खरीदा है, सामान क्या है उसके पास है। ठीक है जी, अब आपने देखा सामान वाकई बिका है, आपने ऑडिट किया, जैसे ही आपका ऑडिट कंप्लीट हुआ सेल रिटर्न हो गई है, ये है ना जलालत। तो सर जब आप ऑडिट करने जाते हो तो आप ये देखते हो कि ईयर एंड ट्रांजैक्शंस कितनी है जो रिलेटेड पार्टीज से हुई है।
अगर ईयर एंड के ऊपर रिलेटेड पार्टी से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई हैं, अलर्ट हो जाना। रिलेटेड पार्टीज की मौजूदगी पे भी अलर्ट होना है, और अगर रिलेटेड पार्टी, एक तो रिलेटेड पार्टी बहुत ज्यादा हो, अलर्ट हो जाओ। एक रिलेटेड पार्टीज कम है, लेकिन रिलेटेड पार्टी से रिपोर्टिंग डेट पे करीब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, ये भी आपको क्या करेगा सर, अलर्ट करेगा। ये बात भेजे में बैठती है। अब मुझे बताओ इसके ऊपर पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्या है? इसलिए कि सर सबसे ज्यादा फ्रॉड रिलेटेड पार्टीज के साथ मिल के होता है, और आप उस स्टैंडर्ड में सीखोगे कि रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई कैसे होती हैं, और सर उनके ऊपर ऑथराइजेशन और अप्रूवल का प्रोसेस कैसे लगता है, ये पूरा आप सीखोगे आगे जाके। मुझे बताओ मैं किन 5-6 जगहों पे अलर्ट हो जाऊं। मैनेजमेंट, जब अपने सीनियर मैनेजमेंट शेयर्स बेच रही हो, सर मैनेजमेंट का इंसेंटिव लिंक्ड हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, सर इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस हो, सर सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, ईयर एंड पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं। डन। गौर से देखिएगा मेरे बच्चों। मुझे एक बात बताएं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी फिगर्स ऐसी होती हैं जो जजमेंट से आती हैं, एस्टिमेट से आती हैं। अब उस एस्टिमेट का क्वांटम कितना है, ये आपने देखना। एक कंपनी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बस इतने से एस्टिमेट्स। एक कंपनी है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतने सारे एस्टिमेट्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ सर, मैं अगर ऑडिटर हूं तो मुझे किस कंपनी के ऑडिट करते हुए सिग्निफिकेंटली अलर्ट होकर काम करना चाहिए? सर कोई ऐसी एग्जांपल दोगे जहां बहुत ज्यादा जो है वो एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो? इंश्योरेंस कंपनी, और सर सोचो हैं? स्पेकुलेशन बिजनेस पाकिस्तान में इतना नहीं है ना। और कौन से ऐसे बिजनेस है जहां आपको लगता है कि यार यहाँ तो बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो? जी कम ऑन यार, अच्छा दिमाग। चलो बैंक्स कह लो, और बैंक में ही आ गया, इन्वेस्टमेंट में आ गया, और हैं? कितने लोग समझते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व है? ये इसमें इसमें क्यों एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है? मैं बताता हूँ। देखो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा इसलिए इन्वॉल्व हैं कि उसके मेजर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जहां नस्ब होते हैं, उनको डिसमेंटल करना लीगल रिक्वायरमेंट है। तो उस डिसमेंटल करने के लिए इसको एक प्रोविजन बनाना पड़ता है डिसमेंटलिंग लायबिलिटी का। उसमें अमाउंट एस्टिमेटेड, उसके अंदर टाइम एस्टिमेटेड, उसके अंदर रेट एस्टिमेटेड, ऐसा। फिर सर जब रेवेन्यू ये अपना बुक करते हैं ना, इसका रेवेन्यू बड़ा सब्जेक्टिव है बुक करते। कुछ लोग रेवेन्यू बुक करते हैं जब आप कार्ड स्क्रैच करते हो, मोबाइल में डाल देते हो, वो कहते हैं जी अब तो नॉन रिफंडेबल है, मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। कुछ कहते हैं जब मिनट्स कंज्यूम होंगे हम तब बुक करेंगे। कुछ कहते हैं कि जी कस्टमर ने क्लाइंट कार्ड खरीद लिया तो मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। इसमें से सही ट्रीटमेंट सिर्फ दो ही है, या तो मोबाइल कार्ड में लोड हो जाए, कार्ड जो है मोबाइल में लोड हो जाए, ये केबल एंड वायरलेस की पॉलिसी है। केबल एंड वायरलेस कौन है? पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, केबल एंड वायरलेस, ठीक है जी। जानते हो ना वेस्ट इंडीज की सीरीज भी होती थी केबल एंड वायरलेस, उनके केबल एंड वायरलेस का नाम ही नहीं सुना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, हमारे जमाने में बिपाशा बासु का नाम लिया नहीं लिया ना? उसके तो तुम उसको तो जानते भी नहीं हो। खैर ध्यान देखिए, हैं उस हमारे जमाने की वो चीज इसको पता है। अच्छा सुनो, और सर गेस करें और क्या हो सकता है सर जहाँ एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स? ना ना ना, वो तो है, लेकिन एक सिग्निफिकेंटली बड़ा अमाउंट जहां पर एस्टिमेट हो। हाँ जी, और क्या हो सकता है सर? वेरी गुड सर, कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस के अंदर इसलिए बड़ा मसला है कि वो क्या करता है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे रेवेन्यू बुक करता है, वो सिग्निफिकेंटली सब्जेक्टिव है ऐसा। तो याद रखें जहां सर सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, स्टैंडर्ड ने कहा जना वहां अपने प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना। और याद रखो, ये मैं तुम्हें मतलब स्टैंडर्ड की वर्डिंग और प्रोफेशनल जो वो है क्या नाम अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अलावा जो फर्म्स का ओपिनियन है, वो क्या करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जाके वो कहते हैं कि ये एक सब्जेक्टिव बिजनेस है, उसके अंदर हाथ नहीं डालते हैं। आप कितनी बड़ी फर्म उठा के देख लें, वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हाथ नहीं डालेंगे। ठीक है जी, मसले मसाइल वहां पे। ठीक है जी। दूसरा सर बड़ा सेक्टर जिसके अंदर हाथ नहीं डालते हैं वो सर, दूसरा बड़ा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन कंपनीज का। वो कहते हैं यार यहाँ पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन इतना सब्जेक्टिव है कि बाज़ औक़ात आपको ये पता नहीं होता कि यार वाकई बिल्डिंग इतनी बनी है, वाकई पुल इतना बना है, ऑडिटर उसके एक्सपर्ट नहीं है। और सर ये पास पेपर के सवालों में कंपनीज आई हुई है, आपने कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस देख के असेस करना है कि इधर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व या नहीं। और जी सर ऑयल एंड गैस कंपनीज जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है, कुएं में कितना तेल है,
कुएं में कितनी मादनियात है वो हमें नहीं पता, क्या होता है उसका अंदाजा होता है सर। अंदाजा है तो सर इसका मतलब क्या है? सर ये सारे बिजनेस ऐसे हैं, आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है सर। ठीक है जी, आगे बढ़े हम दोस्त, और जो सुनिए दोस्त, मेरे बात कोई क्लास सुनिए तुम लोग, बैठते आराम से गप लगाते हैं। तरावी अभी चांद वांद निकला नहीं है, तरावी है, हैं? जिंदगी हमारी ऐसे ही निकल जाएगी, अकेला ही है मुसलमान है दुनिया में, क्या चीज? हमने बड़ी तरावी पढ़ी है, ठीक है ना, बस सामने होटल पे बैठे उधर जैसे मौलाना साहब कहते अल्लाह अकबर रुकू में गए, हम भागते जा रहे हैं। हाँ होता है, करते हो, कितने लोग करते हैं? हमारा भाई बैठा हुआ है, खाना खिलाए आ जाते हैं। शहबाज शरीफ ने सही कहा था, हमारी कौम जो है ना वो भूखी नंगी है। चलो जी, अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी के ऑडिट पे आप गए हो, वहां को इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज नजर आ रही। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या? जैसे मिसाल के तौर पर एआरटीडी में मालिक जब भी पैसा लेके जाए, कोई भी पैसा लेके जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, उसको क्या करना पड़ता है? साइन करना पड़ता है कि मैं इतने पैसे लेके गया। अच्छा उस दिन मैंने उससे मांगे 2000 रुपए, मैंने कहा 2000 रुपए दो, जेब में डाले जाने लगा। उसने कहा सर साइन कर दो। मैंने कहा मेरे से साइन कराएगा तू? है इतना बड़ा हो गया तू, है साइन कराएगा? ले लिया ना। अब देखो ये है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। जब सीनियर मैनेजमेंट खुद ही कंट्रोल का जो है वो आसरा ना करे, तो फिर नीचे वाला एम्प्लॉय क्या करता है? अच्छा मतलब जब इसके भरम है तो मैं तो उससे थोड़ा सा नीचे हूं ना, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? तो याद रखिए जब एक कंट्रोल लगा, मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट खुद उसको बार बार तोड़े जा रही है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि सर यहाँ कंट्रोल सिग्निफिकेंटली वीक है, यहाँ फ्रॉड भी हो सकता है, यहाँ मिसस्टेटमेंट भी आ सकती है। और सर देखिए कंट्रोल में सबसे बड़ा कंट्रोल है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है जी, जहाँ फाइनेंस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, वहां कलेक्ट कोई और बंदा करे, रिकॉर्ड कोई और बंदा करे, डिपॉजिट कोई और बंदा कराए, रिकंसिलिएशन कोई और बंदा करे, ये तो आइडियल कंट्रोल। सर अगर आप जाके देखते हैं कि जनाब एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, फी भी कलेक्ट कर रहा है, जमा भी वो करा रहा है, रिकंसिलिएशन भी वो बना रहा है, और आपको क्या करता है? सिर्फ आके बता देता है इतने पैसे आ गए, आप ठीक है आ गए, तुम सच्चे हो जाए नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना होना और मैनेजमेंट का कंट्रोल को ओवरराइड करना, ये इंडिकेशन है कि इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, सही नहीं है। तो सर जहां इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज हैं वहां मुझे क्या करना पड़ेगा? अलर्ट रहना सर। ऐसा कंट्रोल है भी हो सकता है कि कैमरा आपको मॉनिटर कर रहा हो और आपने इसको साइड में कर दिया। ये बिल्कुल सही एग्जांपल दी। मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, उसका मूड हुआ कि वो कोई ऐसा काम करे जो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो, कैमरा घुमा दिया, वो डांस वांस कर रहा होगा, पानी में शराब वाला पी रहा होगा, हैं? ये मैं आपको बताऊं, ये हमने नीचे कैमरा लगाया कैंटीन, एक दफा लाइट गई, लाइट आई, कैमरे में मोजा रखा हुआ था, किसी ने मोजा चढ़ा दिया था। अल्लाह माफ करे यार, हाँ मोजा ही था बेटा। अच्छा जी सर, बस एक दो और करते हैं हम छुट्टी कर दी, ठीक है? एक बात बताओ सुनो, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के नीचे कौन होता है सर? मैनेजमेंट है, ठीक है? ये डायरेक्टर्स हैं, ठीक है? इन डायरेक्टर्स का काम क्या है सर? इन डायरेक्टर्स का काम है मैनेजमेंट को अपॉइंट करना। ये मैनेजमेंट आ गई, मैनेजमेंट के नीचे कौन होते हैं? एम्प्लॉइज होते हैं। ये हमारा एम्प्लॉइज का बेस आ गया, ये मैनेजमेंट है, ये एम्प्लॉइज। ऐसा मुझे बताओ, डायरेक्टर्स हर वक्त क्या बिजनेस को मॉनिटर कर रहे हैं? नहीं, डायरेक्टर्स हर वक्त बिजनेस को मॉनिटर नहीं करते हैं, वो घर में बैठे हैं, क्वार्टर में एक दफा आएंगे, 2 महीने में एक दफा आएंगे, ठीक है जी? तो मुझे एक बात बताओ, ऑर्डर साल में एक दफा आएगा, तो यार ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज को डेली बुनियादों पे कौन देखता है ना? यहां डायरेक्टर से एक शाख निकलती है, ये कहलाती है इंटरनल ऑडिट। हु इज एन इंटरनल ऑडिटर? सर इंटरनल ऑडिटर इज अ पार्ट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये डायरेक्टर नहीं है, लेकिन दोज चार्ज विद गवर्नेंस का
पार्ट है। ये क्या करेगा, ये डेली बुनियादों पे वो मॉनिटरिंग का काम जो डायरेक्टर्स के हवाले था ये परफॉर्म करेगा, ये चेक करेगा। ये दो काम करता है सर। कुछ बहुत अच्छी कंपनीज में प्री ऑडिट होता है और रीजनेबल कंपनीज के अंदर पोस्ट ऑडिट होता है। प्री ऑडिट का मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन लेनी है, करनी है, इंटरनल ऑडिटर से पूछ के करो, ठीक है जी। पहले पूछो फिर काम करो, ठीक है जी। वो वेरीफाई करेगा कि भाई आप काम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पोस्ट ऑडिट क्या है, काम कर लिया उसके बाद इंटरनल ऑडिटर आके देखेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिटर की प्रेजेंस एक बहुत जबरदस्त चीज है। आप एक कंपनी में गए, उसने कहा हमारा इंटरनल ऑडिट ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि यार नीचे तो कोई डेली बुनियादों पर मॉनिटरिंग तो हुई नहीं है, तो मुझे क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। बस हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने घर जाके चीजें देखनी है, मेरी बात सुनो, मेरी इल्तिजा यार, जो चीजें कवर होती जा रही हैं देखो। अगर मेरे पास किताब आ गई है तो मैं तुम लोगों के साथ, ये रही किताब भाई, 2 मिनट रुक जाओ, देख के चले जाओ। ठीक है जी, ये देख लें भाई, ये किताब है। इसी तरीके से हमने चीजों को कवर किया। ऐसा सीवर्ड एजेंट और वो नीड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्डर, इंडिपेंडेंट ऑर्डर क्या है, बेनिफिट्स क्या ऑडिट के, क्या चीज, ये सॉफ्ट कॉपी लो और किसी पठान से कॉपी करा लो, पैसे भी दे देगा, ठीक है, अप टू यू। वैसे ये किताब प्रॉपर प्रिंटिंग के अंदर आएगी, क्या होगी, 1 रुपया 10 पैसे हमसे वो एक पेज के चार्ज कर रहे हैं, जिससे हम किताब बनवा रहे हैं। वो 1 रुपया 1 रुपया 10 या 1 रुपया 20 पैसे चार्ज कर रहा है। तुझे नहीं दूंगा फ्री, इसको क्यों दूं फ्री में? अच्छा सर, ये सारी जो एग्जांपल्स हमने क्लास में नोट की थी, ठीक है जी, ये सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है सर। एक एक चीज जो हमने क्लास में डिस्कस की है ना, वो सब इसके अंदर है। जैसे आपने अभी ये डिस्कस किया, ये आ रहा सारा इनकंसिस्टेंट एविडेंस, गोइंग कंसर्न और सारी चीजें। फिर उसके बाद सर एक्सपेक्टेशन गैप, और फिर हमारा चैप्टर खत्म। और फिर इसके बाद क्या जनाब, क्वेश्चन है, ठीक है जी। फिर हमारे पास ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये फिर सर हमारा केस स्टडीज आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर हमारा जो है वो उसके सॉल्यूशंस है, ठीक है जी। और फिर हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा, आइजा 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी। सेट है जी। तो ये किताब मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, आप लोग इसको कहीं से भी प्रिंट करा लें, नहीं तो बगैर उंगली के यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी।